वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जोहार। अच्छा भाई फतेह जी। आज हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए खास मेहमानों का मैं परिचय करा देना चाहता हूँ। सुखदेव सिंह लांज एक लेखक, राइटर और सामाजिक चिंतक हैं जो लुधियाना से हैं। और रोशनी देवी जी है जो दिल्ली से है, जो वामसिप संगठन से जुड़ी हुई है और वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका और समाज के लोगों के लिए वो हमें लगातार काम करती है। हमारे साथ दाऊ नंद कुमार बघेल जी जो राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा संघर्ष के वो अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिताजी हैं जो हमारे साथ अभी कुछ दिनों से लगातार हमारी इस डिबेट में जुड़ रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, भारत में अपितु विश्व में वैश्विक महामारी को लेकर जिस ढंग से ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमारे भारत देश में हो रही मौतों को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। जिस ढंग से हम सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऑक्सीजन को लेकर लोग सड़कों पे बैठे और गाड़ियों में बैठे मर जा रहे हैं, यह बहुत ही डरावना है। तो इस विषय को लेकर हम आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे हम लोगों के विचार जानना चाहेंगे, उनके महत्वपूर्ण विचार सुनेंगे, जानेंगे और ऑक्सीजन को इस वैश्विक महामारी के समय में जो भारत सरकार ने 9,301 मीट्रिक टन 2021 और 2019-20 और 21 में जो निर्यात किया गया है, इसको लेकर भी भारत के जो बुद्धिजीवी लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। मैं पहला सवाल के साथ में सुखदेव सिंह लांज के साथ जी के पास में जाना चाहूँगा कि वो एक अनुभव रखते हैं और आज जो भारत में हालात हैं, उसको देखते हुए जो ऑक्सीजन की कमी और इस कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सुखदेव आज सिंह सुनिए, लांज जो साहब, मेरी सबसे आवाज ज्यादा प्रॉब्लम वो जो है जो ऑक्सीजन की आ रही है, मैं ये देखकर आपको थोड़ी सी प्रसन्नता होगी। अभी उसका मैंने वीडियो देखा है सीएम का, केजरीवाल जी का, जो उसने यत्न किए हैं, जो जिस तरीके से वो प्रयास कर रहा है, वो बहुत अक्सर श्लाघायोग है। और हमें चाहिए कि इस बंदे को जो सही काम करे उसको एटलीस्ट प्रशंसा दी जाए। अभी मेरे पास अखबार है, अखबार में भी उसने एडवर्टाइजमेंट किया है। अभी उसने बोला है कि बैंकॉक से हम गाड़ियां मंगा रहे हैं और फॉरेन से मंगा रहे हैं। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। वो दिन रात एक काम कर रहा है। मेरा ख्याल है विद इन 2 और 3 डेज उसके पास इतनी ऑक्सीजन आ जाएगी कि कभी कम पड़ेगी ना। ये इतनी जरूरत पड़ गई, आई थिंक इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो उसके पास कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो अभी उसको ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करते रहना अच्छा नहीं लगता। जो वो केजरीवाल जी ने काम किया है, जो उसने अभी श्लाघायोग है। मेरे को भी उसकी वीडियो सुनी है मैंने। बैंकॉक से वो गाड़ियां मंगा रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं और फॉरेन से वो प्लांट मंगा रहे हैं। इमीडिएटली विद इन 2 or 3 days इट विल ऑलराइट, आई थिंक सो। जो उसने प्रयास किया है, जो उसने यत्न किए हैं, वो श्लाघायोग है। और जो उसने अखबारों में डाल दिया है, कोई भी आए जैसे मर्जी आए, आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। हमें ऑक्सीजन एट एनी कॉस्ट मिलनी चाहिए। और कोई उसके पास जादू तो है नहीं, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अंकल जी और सुखदेव सिंह साहब जो अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे और जो दिल्ली की जो सरकार है, जो काफ़ी प्रयास कर रही है और वाक़ई में प्रयास करके जो जिस ढंग से उन्होंने और वहाँ के जो गुरुद्वारा के द्वारा जो वहाँ पे लगातार हमारे पीड़ित लोगों को सेवा करने की जो कोशिश की जा रही है, यह भी सराहनीय है। मैं दिल्ली में रहने वाले हमारे जो रोशनी देवी जी है, उनके पास में अपने सवाल को लेकर जानना चाहूँगा कि जिस ढंग से दिल्ली में हालात है कोरोना की महामारी को लेकर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर, आप वहाँ पे रह रही हैं और इस परिस्थिति को, इस विभत्स परिस्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं? रोशनी जी। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सर ये लोगों की रोज-रोज की मौत देख के कभी इतनी घबराहट हो जाती है कि अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है।
ऐसा नहीं था कि दिल्ली में केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे थे या प्लांट नहीं लगा सकते थे। लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम उनकी सराहना करते हैं। मगर ऑक्सीजन सिर्फ केजरीवाल की जिम्मेवारी नहीं थी। ये महामारी तो पिछले साल से चल रही है, बल्कि पिछली अप्रैल से चल पड़ी थी और इनको इस चीज का आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए था। और अभी भी ये केजरीवाल जी के साथ में गलती व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को सिलेंडर देंगे ऑक्सीजन का ये उसमें 400 रुपए में, और लोगों को देंगे ये, और प्रदेशों को देंगे ये 150 रुपए में। तो ये भेदभाव केजरीवाल जी के साथ हो रहा है और उस भेदभाव में लोगों की जान चली जा रही है। बहुत लोग मर रहे हैं, देखा नहीं जाता। सुबह शाम जब भी न्यूज खोलो लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हमें मदद कर रहा है, अमेरिका दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, और जगह से हमें सिलेंडर मिल रहे हैं। तो ये कमी हमारे देश में क्यों हुई? एक फौजी की पत्नी गाड़ी में पड़े पड़े मर गई, जो एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, देश की रखवाली कर रहा है, उसके लिए एक बेड नहीं मिला। बहुत शर्मनाक बात है हमारे यहाँ। जी, जी। हमारे इस मीटिंग में अनिमेश्वर कौर जी दिख रही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप वाहेगुरु हमारी जी आवाज़ का सुन रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। वाहेगुरु जी जी, का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी, अनिमेश्वर कौर दिल्ली से हूँ और जी, बहुत दुख लगता है दिल्ली का हाल देख के। दिल्ली क्या, पूरे भारत में यही हाल हो रहा है, लेकिन दिल्ली ज्यादा ग्रस्त है। वो ये इसलिए कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दी, जी, जी, जबकि हेल्थ इज वेल्थ होता। अगर हेल्थ ही नहीं है तो देश कैसे चलेगा बताओ? इतना बुरा जी, जी, हाल है, लोग फुटपाथ कैसे सड़कों पे मर रहे हैं। ऑक्सीजन, और एक बात सराहनीय जरूर है, जो सिख कौम है बहुत सराहनीय काम कर रही है। जी, 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 एनजीओ और पर्सनली जो है, इवन मेरे बेटा भी यही काम कर रहा है। गुड़गांव से गैस लाते हैं और यहाँ आके फ्री रिफिल करते हैं। दिल्ली में आके कितने लोगों को दिए, लेकिन हम कितना कर सकते हैं? जब तक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे होगा बताओ? हम जी, बुत जी, तो जी। खड़े कर देते, बुत से तो हेल्थ नहीं मिलनी। बड़े बड़े स्टैचू लगा दिए, स्टेडियम बना दिए, उनका क्या फायदा? अगर जी, आज का हमारा सवाल ही यही है आंटी जी। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 2019, 20, 21 में 9,301 मीट्रिक टन निर्यात किया गया भारत देश से। जबकि भारत की सरकार को, हाँ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को ये मालूम है कि भारत में कोरोना जैसी महामारी पैर पसार रहे हैं, और ये जो बीच में इन्होंने जो भारत के लोगों को दीपक जलाओ, थाली बजाओ, और ना जाने क्या-क्या संदेश देकर कोरोना से बचने के उपाय बताए, और वो यही कारण है कि आज देश की जनता इस कारण को मान करके भुगत रही है, और आज हमारे लोग मरते चले जा रहे हैं। और जिस ढंग से ऑक्सीजन को बचा करके हमारे देश के ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने के बजाय बाहर बेच करके उसके पैसे कमाए जाना, और ऐसी वैश्विक महामारी में पैसे कमाए जाना, ये कितने दुर्भाग्यजनक है। जिसकी आवाज़ लगातार देश की जनता उठा रही है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं। इससे बुरा दिन हमारे देशवासियों के लिए क्या हो सकता है? बहरहाल हम इसी विषय को लेकर आप सब लोगों के महत्वपूर्ण विचार जानने, सुनने के लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर घर में खाना नहीं है तो बाहर खाना देने हेलो। का क्या फायदा? जब तक घर में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, उनको अच्छी सेहत नहीं दे सकते, तो बाहर बांटने का क्या फायदा? उससे तो वाह क्या होगी, उससे दूर दूर हो रही है। जी, हर कंट्री यही बात लिख रही है और हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया को बचाया जा सके। पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने दूरंदेशी ही नहीं बरती। अगर दूरंदेशी बरतते, सब कुछ पता था कि कोरोना जैसी महामारी आई हुई है और वर्स्ट होएगी,
ये खत्म होने वाली नहीं है इतनी जल्दी, वर्स्ट होने के चांसेस है अगर हम इसको संभालते नहीं है। लोगों को हेल्थ की जो इक्विपमेंट है, जो मेडिसिन है मुहैया नहीं कराते तो नुकसान ही होगा। और देख लो आज क्या हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है ना कि हम इलेक्शन पे भागे जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, खुद तो बुलावा दे रहे हैं कोरोना को। अगर हम ये काम छोड़ के वर्चुअल मीटिंग करके टीवी के ऊपर अपनी कन्वर्सिंग करते, भीड़ इकट्ठी ना करते तो ये दिन देखने ना पड़ते। बंगाल में हर दूसरा आदमी कोरोना ग्रस्त है जहाँ पे इलेक्शन हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। आप अपने विचार को बहुत भावनात्मक रूप से हमारे देखने सुनने वालों के बीच में रखी हैं। मैं आदरणीय सुखदेव सिंह लान जी के पास में फिर से जाना चाहूँगा। अंकल जी, आप ये बताएँ कि जिस ढंग से भारत की जो ऑक्सीजन को जो जीवन रक्षक प्रणाली है, इसको इस कोरोना की महामारी पे निर्यात किया जाना किस दृष्टि से देखते हैं? ये देखो ना, अभी इन लोगों को वो हर एक व्यक्ति का काम होता है, उसके विद इन लिमिट्स होते हैं। ये जो दिल्ली है, दिल्ली दो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन जब ऊपर वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको इधर ध्यान नहीं, उनको तो इलेक्शनों का पासा पड़ा हुआ है और इलेक्शन में इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेते, ये क्या करेंगे? दूसरों को कहते हैं डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस रखो, आप वो देखते नहीं है कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। जब भी किसी के पास नेशनल इंटरेस्ट की जगह सेल्फ इंटरेस्ट हो जाए तो ये ऐसा काम को हो जाता है। जी, हमें प्रायोरिटी कंट्री की चाहिए, जैसे उसको बीबी जी ने बहन जी ने बोला है, हमारे थाली बजाने से क्या होता है? ये कौन सी स्थिति है? लाइटें जगाने से क्या होता है? आपने इंतजाम कुछ नहीं किया। ये तो दूर ऋषि आफ्टर दे उनके पास इतने शक्ति है, उनको मालूम होना चाहिए हमें क्या आफत आ सकती है, उसके आफत का पहले इंतजाम करना चाहिए। अगर एक सीएम उधर से भागकर वो प्लांट बैंकॉक से मंगा रहा है, फ्रांस से मंगा रहा है, दूसरी जगह पे मंगा रहा है, अश्या दे रहा है, तो ये तो ड्यूटी जो होती है सेंटर की होती है। सेंटर जब काम नहीं करेगा तो दूसरे को क्या करना है? जो एक बिजली चलती है हमारी भाखड़ा डैम से चलती है, जैसे फारदी प्लांट, अगर भाखड़ा डैम पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ आप जनरेटर कितने लगा लेंगे? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा जोर था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में फेल हुई है, और जिसको मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कोई हमें कहने का कोई हक नहीं है। ये तो हक सिर्फ उसको ही है जो व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, उनको चाहिए था, सेंटर को चाहिए था गाइडलाइंस देते और इनका इंतजाम पहले करते। वो एक बाप हैं, बाकी जो सीएम है, जो दूसरे है, वो उनकी संतान है, वो बच्चे हैं। ये बाप की ड्यूटी बनती थी कि सारा पहले इंतजाम करता, सब कुछ करता। ये अपने जब बाप ने बच्चों का ध्यान नहीं रखा तो बच्चे क्या कर सकते हैं? जी, बहुत ही शुक्रिया सुखदेव सिंह साहब, आपने महत्वपूर्ण बातों को हमारे इस बीच में रखा। मैं आपकी बात को अभी रोशनी जी सुन रही हैं, और जो हमारी आंटी जी है जो दिल्ली से है, और रोशनी जी भी दिल्ली से हैं। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में जो बातें सुन रही हैं, रोशनी जी, आप जो हमारी आंटी जी है जो अनिमेश्वर कौर उनका नाम है शायद मेरे ख्याल से, तो उनकी बातों से और जो अंकल जी बोल रहे थे उनकी बातों से कितना सहमत हैं, और अपनी आज के इस परिस्थिति में ऑक्सीजन को निर्यात किया जाना, क्योंकि जब अपने देश में हम पूर्ति नहीं कर सक रहे तो लोगों को बाहर सप्लाई देने की क्या जरूरत है? ये तो महामारी का पता था ही, इन्होंने पहले ही बोल दिया था नवंबर में बीमारी ने वापस आना है, कोरोना वापस आएगा। तो इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि इन्होंने विदेशों में भेज दी? बाहर ऑक्सीजन जा रही है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बेड नहीं है। तो ये तो इनको 1 साल से पता था कि दोबारा से होने वाला है। और केजरीवाल जी का, मैं ये केजरीवाल जी के लिए भी उनका इस बात का तो धन्यवाद है कि लोगों को वो बसें फ्री कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बेड भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, लोगों का ध्यान पूरा रख रहे हैं। मगर कहाँ उनकी हल्की सी चूक हुई है कि ऑक्सीजन के बारे में शायद उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ऑक्सीजन भी कम पड़ सकती है कोरोना में। और ऑक्सीजन कम नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन चोरी हो रही है।
क्योंकि चोरी भी ये लोग ही कर रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं, जो सभाएं कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए लोग बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, वहां से आके लोग पब्लिक में घूम रहे हैं। एक आदमी 15 लोगों को कोरोना कर रहा है, तो सिर्फ दोषी एक व्यक्ति नहीं है इसमें। दिल्ली का महामारी का हाल जो बनाया सब नेताओं ने बनाया। जितने बिल्कुल सिलेंडर सही कह हैं रहे हैं। वो गायब हो रहे हैं मैडम। सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने पास रखे हैं। मर रहा है तो गरीब मर रहा है। गरीब के पास ना खाना है, हाँ। ना उसके पास ऑक्सीजन है, ना उसके पास बेड है, ना वेंटिलेशन है, कुछ नहीं है उसके पास। वही मर रहे हैं। यंग यंग बच्चे, इतने जवान जवान बच्चे लोगों के वही मर जा रहे हैं। शाम को उन्होंने एडमिट करा, सुबह बिस्किट खिलाया, पता चल रहा है 1 घंटे में बंदा है ही नहीं, खत्म हो गया है। ये सब कुछ और चल रहा है। ये महामारी तो है ही है, क्योंकि घर में जो बंदा पड़ा है कोरोना में वो ठीक हो जा रहा है 15 दिन में। अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, पहले तो एडमिट ही नहीं करते, जो कर लिया उसकी बॉडी दिखाते नहीं है, उसको निपटा के ही भेज रहे हैं। और ये 2 नंबर का कुछ ना कुछ गलत काम चल रहा है। हम इस बात को डंके की चोट पे कहते हैं। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति आपस में बातें कर रहा है, अरे कोरोना से मरने वाले ऐसे थोड़ा मरते हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे, मगर खुल के कोई सामने पब्लिक बोलना नहीं चाहती। नहीं तो इनको जूतों से मारना चाहिए। हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, उसको आज इन्होंने इस महामारी में कितनी बुरी तरह से उतार दिया है। जी, जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, जो एक जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से अपनी बात को बहुत ही संजीदा से रख रही थी। हमारी बीच में, हमारे इस चैनल में हमारी एक बहना स्क्रीन में दिख रही हैं, हम उनका इस चैनल में बहुत स्वागत करते हैं। हम आयमन रिजवी जी शायद उनका नाम है जो स्क्रीन में आ रहा है। हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? आवाज़ आप अपनी आवाज़ को म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, म्यूट, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अनम्यूट कर लिया। जी, जी। जी, जी जी। भाई, मैं बहुत अमन रिजवी शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत खुशामदीद। आप और अपना परिचय बताएँगे हमारे देखने सुनने वालों को, और आज का जो हमारा मसला है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो वैश्विक महामारी पे भारत की ऑक्सीजन को निर्यात किया जाना कितना सार्थक है या गलत है? इस विषय पर हमारे जो आज के मेहमान हैं, वो अपनी वक्तव्य रख रही थी, उन्हें आपने सुना भी होगा। और आप अपना परिचय बताते हुए हमारे देखने सुनने वालों को इस कोरोना की वैश्विक महामारी के विषय पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर अपने विचार रखें। जी, मेरा नाम अमन रिजवी है और किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने मुझे देखा होगा या किसानों के साथ देखा होगा, या एनआरसी में भी मैं बहुत बड़ा नाम थी अमन रिजवी। और जी, लगातार जी, पिछले जी, साल जी। लॉकडाउन लगा रहा, लॉकडाउन में भी लगातार मैं वीडियो बना के लोगों को अवेयर करती रही और बताती रही। ये जो हमें एक परोस के बताया जा रहा है, ये कोरोना कुछ नहीं है। ये एक दज्जाली बीमारी है और ये इज़राइल की चाल है, जो डीपॉपुलेशन करना चाहता है कि एजेंडा 21 है कि किस परसेंट लोगों को ज़िंदा छोड़ेंगे। और आप यकीन करिए, पिछले साल मैंने कहा था कि इसकी वेव 2 भी आएगी, दोबारा लेकर आएँगे। लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने महीना तक बता दिया था कि नवंबर के बाद हिंदुस्तान में फिर इसका ज़ोर पकड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बीमारी का पहले ही हमें पता हो, महीना भी पता हो, और उसके बावजूद चलिए 1% मैंने अगर इस बीमारी पर यकीन करा, तो सरकार जवाब दे, सरकार ने क्या करा? सरकार कर क्या रही थी? 3 काले कानून पास कर रही थी, इलेक्शन में रैलियाँ कर रही थी, और अभी भी रैलियाँ चल रही हैं। मतलब वहाँ पर कोरोना नहीं आ रहा, और अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो आप 10,000 का जुर्माना, ये जुर्माना, इस तरह मार रहे हैं, जेलें करवा रहे हैं। कुंभ में 30 लाख लोग रोज़ाना डुबकियाँ मार रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा। तो मतलब ये सरकार जवाब दे कि कोरोना किन लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए, भारत की आवाम के लिए, गरीब जनता के लिए, सरदारों के लिए, किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो ये सिर्फ हमें करा जा रहा है। और ये देखिए कि भारत, हमारी बदनसीबी है, इस वक़्त हम इसको बदनसीबी कहेंगे कि ये हमारी बदनसीबी है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन विक्रेता भी है और उत्पादक भी है, और उसके बावजूद आज हमारे यहाँ लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं। वो मर नहीं रहे, ये तो सीधा कत्ल करे जा रहा है। पूरा ये कत्ल कर रहे हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कत्ल कर रहा है, ये सिस्टम कत्ल कर रहा है, ये बीजेपी सरकार कत्ल कर रही है। इसमें व्हाइट कॉलर डाकू भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर भी कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है। एक बंदा मारो, इतने पैसे ले जाओ। जब ऑक्सीजन से मर रहे हैं, तो अब आप
ठप्पा तो कोरोना का लगा कर दे रहे हैं, आप उनको ऑक्सीजन दे नहीं रहे। तमाम बीजेपी के नेताओं ने, भारत के क्रिकेटर ने, भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने जितना हो सकता था ऑक्सीजन लेके ब्लॉक कर दिया, रेमडेसिविर को ब्लॉक कर दिया, जितनी दवाएं सबको ब्लॉक कर दिया। तो ये सीधा साधा महामारी से आप नहीं मर रहे, आपको कत्ल करा जा रहा है, सीधा मारा जा रहा है। एक एक फैमिली से 4-4 जनाजे जा रहे हैं। अभी मैडम ने बोला कि घर में तो हम सही हो जाते हैं, तो जहां पर हम सही नहीं हो सकते वहां हम सही हो सकते हैं। हमारे घर में क्या होता है, ना ऑक्सीजन होता, ना वेंटिलेशन होता, ना डॉक्टर होते, ना नर्स होता, ना अटेंडेंट होता। यहाँ पर तो हम सही हो रहे हैं, लेकिन जहां हम हाई फैसिलिटी पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां हम मरे जा रहे हैं। हमारा बंदा भी हमें खाना खिलाकर जा रहा है, हम फिर भी मर जा रहे हैं। तो मैं तो लगातार 1 साल से ये डिमांड करती चली आ रही हूँ कि हम इस बीमारी पर भी यकीन बनाने की कोशिश करेंगे और सरकार पे भी बनाएंगे, डॉक्टर्स पे भी बनाएंगे। आप हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए, आप सीसीटीवी हमें प्रोवाइड कराइए। आप उन चैनल में जहां पर तमाम के तमाम आप कोरोना पेशेंट्स को रखते हैं, जिन विंग में रखते हैं, जिन आप डिपार्टमेंट में रखते हैं, आप सब तरफ सीसीटीवी लगा दीजिए। आप दिखाइए ना कि आप हमारे मरीज के साथ कर क्या रहे हैं, लेकिन आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा आप कोई गेम प्लान करके बैठे, आप लोगों को मार रहे हैं। अभी आप देखिए कि 1.5 साल पहले जब हम लोगों के घर में या किसी को किडनी चाहिए होती थी या लीवर चाहिए होता था या हार्ट चाहिए होता, हमें नहीं मिलता था। लेकिन अब इतनी महामारी के दौर में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कांटेक्ट करिए, उससे कहिए हमें इतने बच्चे का गुर्दा चाहिए या हमें इतने बच्चे का लीवर चाहिए या हमें इतने बुढ़े का लीवर चाहिए। एक नहीं हजारों मिलेंगे। इतने वेरिएंट इनके पास आए, कहाँ से आए? क्या फैक्ट्री लगाई, मैन्युफैक्चर करे? तो ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो लोग मारे जा रहे हैं, किसी की आंखें निकाल रहे हैं, किसी के गुर्दे निकाल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान की एक वीडियो वायरल हुई, उस पे लाइव मैंने बनाया था, लाइव भी बनाया था, हुआ तो उसमें आप देखिए कि पेशेंट की गर्दन काट दी गई। वो बंदा मर नहीं रहा था तो उसकी गर्दन काट दी गई है। तो ये तरीका चल क्या रहा है? और दिल्ली तो एक शहर है, कैपिटल है, जब यहीं पर ऑक्सीजन नहीं है और फिर आपस में पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी केजरीवाल को एलिगेट कर रही है, केजरीवाल बीजेपी को एलिगेट कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात आप यूपी में देखें कि यूपी के जो प्रधानमंत्री समझते हैं, प्रधानमंत्री है नहीं लेकिन समझते प्रधानमंत्री है, योगी जी, उन्होंने तो तुगलकी फरमान निकाल दिया कि अगर आज के बाद कोई ये कहेगा कि यूपी में ऑक्सीजन नहीं है तो उसके जमीन जायदाद हड़प लेंगे, उस पर यूएपीए लगा देंगे। क्योंकि पहला यूएपीए एनएसए उन्होंने डॉक्टर कफील पे लगाया था, वो भी आपको याद हो ऑक्सीजन कांड था। अब दोबारा भी ये कह रहे, जबकि यूपी के बड़े बड़े हॉस्पिटल कह रहे हैं हमारे पास नहीं है ऑक्सीजन। उसके बावजूद यूपी के चीफ मिनिस्टर ब्लंटली धमकियां दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि जो बंदा ये कहेगा कि यूपी में ऑक्सीजन की वजह से उसके परिजन मर गए या ऑक्सीजन की किल्लत है, तो ये जो योगी जी हैं वो उसकी जमीन जायदाद छीन लेंगे और उसको जेल में सड़ा देंगे। मतलब इतनी जबरदस्त इंसानियत को ये बेच के खा गए हैं। इस तरह के हालात होंगे। अरे ये हालात है, हमें सबको मिलके काम करना चाहिए, हमें अपनों को बचाना चाहिए। वीआईपी कैटेगरी अलग चल रही है। अरे क्या वीआईपी, हम भी अपने घर में वीआईपी हैं। हर बंदा अपने घर का अंबानी है और ये सरकार हमारी नौकर है। हम अपने घर में नौकर रखते हैं, उसको पे करते हैं, तनख्वाह देते हैं। तो सरकार हमें तो तनख्वाह नहीं देती, उल्टा हम ही तो उनको तनख्वाह देते हैं। मोदी जी की इतनी सैलरी, एमपी की इतनी सैलरी, काउंसलर की इतनी सैलरी, तो ये तो हमारे नौकर हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने क्या करा कि हमारे खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल वही पावर लेकर ये पूरा का पूरा फिरौन बन गए, शद्दाद बन गए, मुल्क नरभक्षी बन गए कि हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े, खून, हमारी औलादे, हमारे शौहर छीने। और जुल्म की इंतहा यही नहीं होती, हमें शमशानों तक में लाइनें लगवा दी मोदी की। तुसी ग्रेट हो भाई, ग्रेट। तुमने जिंदाओं को तो लाइन में लगाया, तुमने मुर्दाओं को भी लाइन में लगा दिया। इससे ज्यादा बदनसीबी हो ही नहीं सकती। अभी सऊदी अरब में जिसको गालियां दे दे के नहीं मरते, 80 बैरक टन ऑक्सीजन भेजा जो महाराष्ट्र में आ चुका है। कहाँ है वो ऑक्सीजन? किनको मिल रहा है ऑक्सीजन? बीजेपी के लोग ऑक्सीजन की गाड़ियां रोक रहे हैं, 4-4 घंटे गाड़ियां रोक के उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं कि ये हमारी ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ज्यादा जुल्म है। तमाम जनता को जागना होगा, तमाम जनता को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ये तेरा मेरा मसला नहीं है, हमारा मसला है। बराबर में जनाजा उठे या मेरे घर में जनाजा उठे, मौत सबकी मौत एक जैसी होती है। हमने अपना खोया है और लगातार अपने खो रहे हैं। हमें इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा। जिस सिस्टम का नाम कल तक मोदी जी होता था, उस सिस्टम का नाम आज इन लोगों ने मोदी की जगह सिस्टम रख दिया कि अब सिस्टम करें, क्योंकि इनको पता है कि यह हुकूमत फेल हो चुकी, नाकाम हो चुकी। और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोहराम इसलिए मचा रखा है क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर किसान अभी तक बैठा और एक भी किसान अभी तक कोरोना से नहीं मरा। नहीं मरा कोई भी कोरोना से, और ना ये मार सकते हैं।
खुद उन्होंने कह दिया आके हिम्मत है तो आकर दिखाओ, यहाँ पर हमें मार के दिखाओ, हमें वैक्सीनेशन लगाकर दिखाओ। वैक्सीनेशन ऑथेंटिफाई नहीं है, वैक्सीनेशन जो लगवा रहा है वो भी मरे जा रहा है, जो वैक्सीन लगा रहा है खुद सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन हमें नहीं मालूम कितनी कारगर है, फिर आप क्यों लगा रहे हैं? जबरदस्ती घरों में घुस घुस के आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, यानी बहुत बड़ा लोचा है, पूरा लोचा ही लोचा है। कोई भी बीमारी अगर आती है पहले उसकी दवा आती है। ये एक ऐसी महामारी है जिसकी दवा नहीं खोजी, 1 साल के अंदर वैक्सीनेशन खोज लिया, लाखों तरह के वैक्सीनेशन आ गए, जिस तरह का बंदा है उस तरह का वैक्सीनेशन लगा देते हैं। और जितनों के वैक्सीनेशन लगी कम से कम 500 लोगों को मैं जानती हूँ जो मर गए। तो ये तरीका चल रहा है भैया, और क्या बोले, कहाँ गुस्सा जी उतारें, जी 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 किसको जाकर बताएं। अयमन रिजवी साहब, मैं आपकी वीडियो को लगातार देखता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं जल्दी में पहचान नहीं पाया। बहरहाल मैं आपकी सारी वीडियो को लगातार देखता रहा हूँ, और आप हमारे इस चैनल में एक पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, और हमारे देखने सुनने वालों को इतनी संजीदा से और दिल से अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया। बहरहाल मैं अनिमेश्वर कौर जी, जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, इनकी बातों को सुन रहे थे। हमारी बहना जो एक निडर पत्रकार है, बेबाक है, उनकी बात को आप सुन रहे थे। पत्रकार नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, जी सामाजिक जी जी, कार्यकर्ता। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप दोनों जो है इन बहना की जो बात को सुन रहे थे, अब मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो जिस ढंग से कोरोना की महामारी को लेकर एक गंभीर साजिश को लेकर हमारी देश की जनता भुगत रही है, आप अपनी इस बातों को सुनते हुए हमारे देखने सुनने वालों को आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि एक तो गवर्नमेंट को इसको ये इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, ताकि जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो काला बाजारी चोर बाजारी कर रहे हैं, उनकी नकेल कसी जाए। क्योंकि इतनी मेडिसिन मार्केट में आ गई है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही कहाँ जा रही है। आम आदमी के पास तो है ही नहीं, वो सब भरा पड़ा है, हर कोई तरले निकाल रहा है, ये मेडिसिन कहीं अवेलेबल है तो बताओ, ये मेडिसिन अवेलेबल है तो बताओ। कौन बताएगा? क्योंकि वो तो इन्होंने अपने घरों में होर्डिंग करके रखी हुई है कि जब जरूरत पड़ेगी महंगे भाव बेच के अपना करेंगे। इंसान की कीमत तो है ही नहीं इनके हाल में। इंसान तो ये क्या कहते हैं, खून सफेद हो चुका है आजकल। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत ही नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ। ये गवर्नमेंट को दूरंदेशी से चलना चाहिए था, एक दूसरे पे दोषारोपण ना करके। अभी भी समय है, संभल जाए, इसका दवाइयां मुहैया करे। और एक बात, ये दवाइयों के रेट भी अलग अलग है। दिल्ली में रेट अलग है, पंजाब में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। ये क्यों? सारा सिस्टम एक क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत शर्म की बात है। हम सुन रहे हमारे देश का जो सारा राजतंत्र ही बिगड़ा पड़ा है। जी, हमारे बीच में संतोष साहू साहब एडवोकेट जुड़ गए हैं। मैं संतोष साहू साहब, हमारे आवाज सुन रहे हैं? जी जी। आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़े हुए हैं, और उनकी बातों को शायद अभी नहीं भी सुन पाए होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन को भारत की सरकार इस कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में निर्यात किया गया है। ये हमारा डिबेट का सब्जेक्ट है। संतोष साहब, हम आपके पास जानना चाहेंगे कि 9,301 मीट्रिक टन भारत सरकार जिस ढंग से कोरोना की वैश्विक महामारी लगातार पेंडेमिक में बढ़ती गई, उसके बावजूद भी भारत सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को बेच दिया, क्या कहना है? भारत सरकार के अधीन ऑक्सीजन और जो कोविड-19 का वैक्सीन है, सब भारत सरकार, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। और इस देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भारतीय नागरिकों का जो मौत हो रहा है कोविड-19 के कारण, और ऑक्सीजन अगर इस देश में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसका पूरा जिम्मेदार भारत सरकार है।
और केंद्र सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं, नैतिक रूप से सारी जवाबदेही उनकी है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि एक तो एक वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया, देश और दुनिया में इतना विविधता कायम है, और ऐसे समय में भारत सरकार के द्वारा जो चुनाव प्रणाली है और भारत का निर्वाचन आयोग ऐसे वैश्विक महामारी के समय में भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव में व्यस्त हैं, और चुनाव का घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। और इस देश में जो चुनाव, पश्चिम बंगाल को देखिए, असम को देखिए, साउथ को देखिए, ऐसे परिस्थिति में चुनाव तो कराना ही नहीं था। और ये सारा जो कुछ आज भारत के अंदर हो रहा है वो भारत सरकार के कारण हो रहा है, और भारत की मीडिया भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धक्का ना पहुंचे, उन तक आंच ना आए, तरह तरह के बात करने में लगे हुए हैं। पर हम निसंदेह एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा भारत को जो नुकसान पहुंचा है कि ऑक्सीजन की कमी से भारत के हजारों लोग काल कल्पित असमय हो रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। और ऐसे समय में भारत सरकार यथाशीघ्र ये सारा उपाय करे, और जब हमारे देश में ही ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरे देश को बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, और विश्व में सबसे ज्यादा अभी कोविड-19 का प्रकोप भारत में है, और भारत सरकार अपनी क्षमता से ज्यादा अगर ऑक्सीजन है तो दुनिया को बेच सकता है। पर जब भारत में ही ऑक्सीजन जैसा चीज का इतना किल्लत है तो बेचने का तो सवाल ही नहीं है। ये भारत सरकार का भारत के लोगों के प्रति जो रवैया है ये बिल्कुल इंसानियत के विरोध में। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं सुखदेव सिंह लांज के पास फिर से दोबारा जाना चाहूंगा कि वो एक वरिष्ठ सामाजिक चिंतक और लेखक है। जिस ढंग से अभी सोशल एक्टिविस्ट जो अयमन रिजवी साहिबा जो हमारी बहना है, वो अपनी बात को रख रही थी, क्योंकि जो किसानों को लेकर जो आज किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और उन्होंने जगह जगह हमारे किसानों के बीच पे जा करके सही बातों को तथ्यात्मक रूप से अनुभव किया, महसूस किया, उस बात को पीड़ादायक शब्दों के साथ रख रही थी। अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी संतोष साहू की भी बात सुनी और अनिमेश्वर कौर आंटी जी की भी बात सुनी, और जो दिल्ली में रहती हैं सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी जी की बात को आपने सुनी है। तो जिस ढंग से आज भारत में वैश्विक महामारी की इस मौत का जो तांडव भारत देश में देखने को जो मिल रहा है, इस पर हम आपके विस्तार से जानकारी चाहते हैं। देखो, मैं अपने बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो इतने अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने, खास करके जो बीबियां, जब इन्होंने भाई साहब ने बोला है, यही बहुत अच्छा है। देखो, बात तो वही है, चाहे मेरे से निकाल लो चाहे किसी और से बता दो, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका पास ध्यान नहीं है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये तो उसकी फेलियर है। उसको ये भी नहीं मालूम है अपने पास क्या स्टोरेज है। अभी देखो, जो सीएम है अपने केजरीवाल जी हैं, उनके पास पैसा था ना, तो ही तो बैंकॉक से सामान मंगा रहे हैं, तभी तो वो फॉरेन से मान रहे हैं, तभी तो वो टेंडर इशू कर रहे हैं। तो अगर उनके पास पैसा ही ना होता तो कैसे कर रहे? ये उनका जो प्लानिंग है, भाई उनके पास इतना रिजर्व फंड है जो करने के लिए था। ये तो सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ऑल इन ऑल। That is, it all depends upon the central government. If this failure is occur, it is responsibility of the central government. जी जी बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा फिर से अयमन रिजवी बहना जी के पास जाना चाहूंगा। आज जैसा कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2019, 20, 21 में 9,301 मीट्रिक टन जो भारत की जीवन प्रणाली ऑक्सीजन को भेज दिया गया, और इसको लेकर के जो सवाल उठने लगे और लोगों ने जब आवाज उठाई इस बात को लेकर, तो अंततः भारत सरकार इससे पल्ला झाड़ लिया और इसे फर्जी निर्यात भी बता दिया गया। दिल्ली में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी जी के पास फिर जाना चाहूंगा, क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक मिनट में
जगदीश जी, मैं एक मिनट बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें थोड़ी जी। जी जी, जैसे बोले भी बोले सर। ऑक्सीजन का जो चल रहा है, इसमें जो दिखा रखा है इसमें, और ये जो वैक्सीन की बात करी है कि वैक्सीन जो है ना, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां पर कम रेट में है, जहाँ पर मतलब दूसरी सरकार है वहां पर ज्यादा रेट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सीधे ये जो ब्राह्मण जो पीछे बैठे हैं, शैतान लोग जो वहां पर बैठे हैं, आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, ये प्लान करते हैं कि फ्यूचर का प्लान करते हैं कि हमारा भविष्य कैसे सही होगा। दूसरे के भविष्य में आग लगाते हैं और खुद के भविष्य को सुधारते हैं। तो इनका मतलब इससे ऐलान किया है कि आने वाले वो जो वक्त में जो चुनाव जो लड़ेंगे, वो लोगों को लगेगा पता भी तो ये जो दवाई जो है ना फ्री में मतलब कम रेट में देंगे, तो बीजेपी को लेकर आएंगे फिर तो इसके पीछे ये प्लान हो सकता है इनका। और दूसरी बात, ये जो ऑक्सीजन की बात चल रही है, ऑक्सीजन जो है भारत में बनती है, इनको सब पता। ये जो बहन जी ने बताया ना, अहमद जी ने, कि मोदी को पता नहीं, मोदी सब पता, ऐसा नहीं है। मोदी वो सबसे टीवी बड़ा भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको सब पता है। अरे ये योगी मोदी सबके सब गुलाम लोग हैं, आरएसएस के गुलाम हैं। ये 100% बात है कि आरएसएस इसको मतलब जो पूरे देश को कब्जा करना चाहती है आरएसएस, और ये इनका प्लान बहुत जल्दी फेल भी होगा। और जिस नफरतें फैला रही है ना पूरे भारत में, इसी नफरत की आग में खुद जलकर आग होंगे, क्योंकि नफरत की आग से कोई नहीं बच पाएगा। सबसे पहले ये खुद जलेंगे, दूसरे को जलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ इतना है, ये खुद के राज के जिम्मेदार जो उनका राज चल रहा है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं यहाँ पर भारत में, इसके पीछे हिंदू राष्ट्र ही है। ये चाहते हैं कि लोग परेशान होंगे, भीख मांगेंगे, हमारे सामने कहेंगे जो आप कहते हैं हम मानेंगे उसको, लेकिन हिंदू राष्ट्र ही इनको लेकर डूब जाएगा। ऐसा भी हालात बनेंगे, क्योंकि जो इनकी जो नफरत फैलते हैं, इसके कारण ये खुद ही मरेंगे इसमें। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये ऑक्सीजन की कमी नहीं आई है, इनको सब पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं। लालची लोग हैं, लालची, बेईमान और लालची, ये सत्ता में सबके सब आए बैठे। जिसके बाद में सबसे लालची और बेईमान थे, उसके बाद में करोड़ों नहीं और वो खरबों रुपए नहीं, या पूरे दुनिया की दौलत भी आ जाए तब भी उसका नहीं भरेगा। अंबानी अडानी ये सबसे बड़े शैतान ये है, क्योंकि इन्होंने सबके चाहते हैं कि ये सबसे बड़े जो है ना पैसे की जो है ना, जितना पैसे सोचते भी हम पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लें, इसी कब्जे सूखने के चक्कर में मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन भारत का हम आने वाले वक्त में तो बताएंगे क्या करना है। और यहाँ पर राज, सच्चाई का राज जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो सच्चाई का राज के लिए हमने कदम उठा लिया है और बहुत जल्दी करेंगे। तो ये सबको उनको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अपना भविष्य खुद बर्बाद करने जा रहे हैं। इतनी कह सकता हूँ। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं संतोष साहू जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा कि संतोष साहू साहब, आप एक अधिवक्ता हैं और जिस ढंग से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 19-20-21 में जो 9,301 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन को निर्यात किया गया, और जब देश की जनता इसको चिल्लाने लगी तो बाद में यही भारत सरकार कह दी कि नहीं, हमने कोई निर्यात नहीं किया, ये फर्जी आंकड़ा है। तो इन दोनों बातों को आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो वाणिज्य मंत्रालय इसकी पुष्टि करता है कि भाई हमने इतना मीट्रिक टन निर्यात किया, उससे 8.9 करोड़ का हमारे देश को फायदा हुआ, लाभ हुआ। और एक तरफ से वैश्विक महामारी के समय भारत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने 100 करोड़ से लेकर के कोई भी कम पैसा दिया नहीं। पीएम केयर फंड इन्होंने बनाया, पहले वो प्रधानमंत्री कोष माना जाता था, उसमें सीधे जमा किया जाता था, जो एक पारदर्शिता के रूप में रहती थी। लेकिन पीएम केयर फंड में भी फिल्मी दुनिया के लोग, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों ने, भारत के उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपए पैसे दिए भारत के देश के इस वैश्विक महामारी से निजात देने के लिए, ना कि ये इस पैसे का कोई उपयोग हो या दुरुपयोग हो, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आखिर भारत सरकार को हाय पैसे की ऐसी भूत सवार क्यों हो गई? एक तरफ देश की जनता मरती चली जा रही है। लोकतंत्र में राजनेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बड़ा नहीं होता है, देश की जनता प्रमुख होती है। लोकतंत्र में जनता से, जनता के द्वारा चुना गया सरकार में जनता ही सर्वोपरि है भारतीय संविधान में। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं संतोष साहू साहब? मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की भारत में आज जो कमी है उसका दोषी भारत का केंद्र सरकार है। और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है और देश को चलाने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि संख्या के अनुपात में आवश्यक संसाधनों का निर्माण किया जाए। और
ये अगर केंद्र सरकार का कहना है कि ये गलत बात फैलाया जा रहा है, तो जो गलत बात फैलाया है कि ऑक्सीजन का निर्यात नहीं हुआ, तो अभी तक उन लोगों के ऊपर भारत सरकार को एफआईआर कराना चाहिए। एक तरफ आप एफआईआर नहीं कराए, कोई जांच कमेटी नहीं बैठी है, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि नहीं ये भ्रामक प्रचार है। तो ये भूल भुलैये में भारत सरकार भारत के लोगों को ना रखें। ये देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और भारत सरकार का निरंतर जो अभी निर्णय भारत में हुआ, भारत सरकार की अदूरदर्शिता, एक लाइन में अगर कहा जाए, नोटबंदी करके भारत का आर्थिक स्थिति खराब किया गया जानबूझ के। काला धन कहाँ है? काला धन के नाम पे आप नोटबंदी किए और आपने घोषित किया था कि हम काला धन, नक्सली आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन सब नोटबंदी से समाप्त होगा। ना ही आतंकवादी संगठन कम हो रहा है गतिविधियां, ना ही नक्सली गतिविधि कम हो रही है, और ना ही काला धन कहाँ था कुछ पता नहीं है, और ना ही भारत सरकार जितना नोट करेंसी छापा था उतना भी बैंकों में नहीं आया, तो बाकी धन कहाँ है? तो इस तरीके से जो बात किया गया बिल्कुल गलत है। जीएसटी का भी वही हाल है कि जीएसटी आज तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका मूल मामला क्या है। फिर किसान विरोधी कानून, हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे हैं। भारत सरकार ये समझ नहीं आता कि एक चुनी हुई सरकार का इतना बड़ा हठ धर्मिता कैसे हो सकता है। दिल्ली के चारों तरफ किसान घेर के बैठे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आज टेबल में, ऑफिसों में कितने भी लोग कंप्यूटर में बैठा दिया जाए, खाने के लिए अनाज किसान ही सप्लाई कर रहे हैं। उन किसानों के साथ, भारत के किसानों के साथ भारत सरकार का जो रवैया है वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। कोरोना के आड़ में जो बताइए जीवन रक्षक दवाओं का काला बाजारी हो रहा है। आखिर इस देश में सरकार इन सारे बातों का जवाबदेही है और वो जवाबदेही से पीछे हट नहीं सकते। ये जरूर है कि भारत के लोग सीधे हैं, सरल हैं, हर एक बातों में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ऐसे स्थिति में जो लोग देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की जनता आने वाले समय में इनको कदापि माफ नहीं करेगी। फिर भी हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि देश और दुनिया में इतना भी जगहसाई भारत का ना हो कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संसाधन वाला देश ऑक्सीजन तक भारत के लोगों को इस महामारी में उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ये बड़ा दुखद बात है। मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट संतोष साहू साहब। आप छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय भी अब नजदीक आ रहा है, और आप दिल्ली में जिस ढंग से ऐसे भी ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ के जो वायुमंडल है, वहाँ पे दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो ऐसे ही है, और ऊपर से अभी इस वैश्विक महामारी को लेकर ऑक्सीजन की कमी जो दिख रही है। हम अभी सोशल मीडिया में लगातार किसी को कार में मरते देख रहे हैं, किसी को सड़कों पे मरते देख रहे हैं। ये डरावना जो स्थिति निर्मित हुआ है, और कोरोना कोई अभी तो आया नहीं है। 1 साल से लेकर के विश्व के कई देशों में जो इसको आते-आते पिछले साल भी लोगों ने मध्य प्रदेश में चुनाव कराया जब सरकार को वहाँ पे, तो ये जब चुनाव कराते हैं तो इनको कोरोना होता नहीं है। अभी कुंभ मेले में लोगों ने, आप देखा होगा कि कितनी भीड़ वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे करी, और वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की कथनी और करनी कार्यप्रणाली में बड़ा देश की जनता पसोपेश में है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं रोशनी जी? सर, दरअसल एक छोटी सी गोली जिसको पैरासीटामोल कहा जाता है, इन लोगों ने वो तक गायब कर दी, क्रोसिन तक गायब कर दी है। ऑक्सीजन का सिलेंडर तो फिर भी देखने में बहुत बड़ा दिखता है कि भाई कितने लोगों की जान बचा देगा। दवाइयां चोरियां हो गई हैं। इन्होंने जो प्रचार किए हैं, जाके रैलियां करी हैं, उसमें किसने मास्क लगाया है? सब लोगों को खरीद के 300-400 रुपए पे इन्होंने जनता को इकट्ठा कर लिया लोगों को मारने के लिए, और लोग इसी तरह से मर रहे हैं।
कुंभ का मेला लगा लिया, कुंभ है जी, कुंभ है, दुनिया नहा रही है, वहां से लोग आ रहे, दुनिया मर रही है। यानी कि जो ये कार्य करें, योगी जी करें और मोदी जी करें जिस काम को, उसमें कहीं कोरोना नहीं है। जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं, अपनी 2 टाइम की रोटी जुटा लेते हैं, उनके लिए कोरोना है। उनके लिए बाहर निकलना मना है, उनको कहीं खड़े होना मना है, क्योंकि ताकि वो अपना पेट ना भर सके। गरीब मर नहीं रहा, मारा जा रहा है गरीब को। गरीबी हटाई नहीं जा रही, गरीब को ही हटा दिया गया। मेरा कहना तो ये है सर कि जितने लोग रोड पे पड़े हैं, उनको अंदर बिस्तर नहीं मिल रहा लेटने के लिए। अरे हॉस्पिटल में इतनी जगह तो होगी ना, जैसे लोग फुटपाथों पे पड़े हैं बाहर, उनको तुम अंदर तो लिटा सकते हो ना। एक लेडीज को आपने देखा होगा, नाक पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिलेंडर पास में है, वो पड़ी है बेचारी, कोई ठिकाना नहीं है लोगों का। वो देख रहे हैं बुड्ढे ने तो मरना ही है, बाहर ही मर जाएगा। जवानों को अंदर एडमिट कर लेते हैं, चीरा फाड़ी करी, सामान निकाला, मर गया जी, बॉडी नहीं दिखाते हैं, वो हम ही जला देंगे जी। एक लेडीज का अभी जयपुर में हुआ है, अगर गले में नली लगानी थी खाने की या पीने की या कोई दवाई डालने की, तो उसका गला काटने की क्या जरूरत थी? उस लड़की का पूरा गला काट दिया इन लोगों ने। चल तो रहा है 2 नंबर का ही धंधा, हर आदमी कहने से झिझकता है, मगर हम बाम साहब के लोग हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं जी, हम तो नहीं डरते। आ जाए जिसको फांसी चढ़ाना है, हमें चढ़ा दे, हम तो साफ जी, बोले। बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे देखने सुनने वाले को अपनी बात को रखा है। मैं दाऊद नंद कुमार बघेल जी, जो ओबीसी मोर्चा के और कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। दाऊ जी, हमारी बात सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारे इस प्रोग्राम में शायद डिस्कनेक्शन हो गया है। बहरहाल मैं लुधियाना फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। सुखदेव सिंह लांस अंकल जी हैं। अभी हमारी जो सभी मेहमानों की बात आप सुन रहे थे अंकल जी, जिस ढंग से भारत की सरकार की जो एक नैतिक जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए, जैसा कि आवाज उठ रहा है कि ये प्रशासन, ये सरकार जनता के हितों की रक्षा के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इसको आप अपनी अनुभव के आधार में, इतने वर्षों के इस अनुभव को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, बात ये है, हमारा हाथी के दांत है, कहने को कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और है। ये बात बोल रहे थे कि हम किसानों के फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। किसान कहते हैं हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। उस दिन मैंने टीवी पे देखा, एक बहुत सोशल एक्टिव था, बड़ा जबरदस्त एक्टिव था, वो बोल रहा था, कहते देखो एक लड़का स्कूल में लेट आया और मैडम ने पूछा आप लेट क्यों आए हैं? वो कह रही आप कहते तो थे हमने कोई भला काम करना है। एक लेडी खड़ी थी, बुजुर्ग थी, मैंने उसको कहा तू सड़क पार कर ले, वो कह रही मैं पार करना ही नहीं, कह रही आधा घंटा तो उसको लगा, फिर मैं जबरदस्ती उसको पार करा, जब पार गया तो फिर वापस आ गई। तो ऐसे बात है इनसे, तो जो किसान है वो कुछ इनको मांगते नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती कानून ऐसे ठोकर करना ये बहुत ही गलत काम है। अगर वो मोर्चा ना लाएंगे तो फिर क्या करेंगे बेचारे, उनके पास क्या फ्यूचर, उनके पास क्या है? तो हमें जो पब्लिक होती है, वो जो मंत्री होते हैं उनका माँ बाप की तरह होता है। हमें चाहिए अपनी पब्लिक को मान सम्मान रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट देकर जो पब्लिक चाहती है उनके मुताबिक करें, ना कि आप जबरदस्ती कुछ हो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह लान साहब जी। मैं अनिमेश्वर कौर जी के पास फिर दोबारा जाऊंगा। आंटी जी, आप एक लंबा तजुर्बा, आपको अनुभव है, जैसी आप लोगों की पीड़ाओं को अपने दिल में महसूस करके जो बोल रही थी, मैं इसको बहुत संजीदा से महसूस करता हूँ, क्योंकि जब किसी के परिवार में जब कोई गुजर जाता है या मौत हो जाती है, उसकी पीड़ा उसी व्यक्ति को हो सकता है। बाकी तो मौज-मस्ती में लोग खुशियाँ उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे, लेकिन जिस ढंग से इस महामारी में जो लोग बेतहाशा बीभत्स रूप में आज लोगों की मौतों को जलते हुए हम देख रहे हैं, ऊपर से
इस सरकार की जो नीति और नीयत है, इसको देखते हैं तो हमें रोना आता है। एक तरफ लोगों की चिताएं जल रही है, दूसरी तरफ ये अपने सत्ता शासन हुकूमत बनाने के लिए लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों पानी की तरह पैसा बहाए जा रहे हैं। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? अनिमेश्वर कौर जी। मैं तो यही कहूंगी कि टोटल फेलियर, गवर्नमेंट इज टोटल फेलियर। कि जिनको यही नहीं पता, बच्चे को भूख लगी है, उसको खाना देने की बजाय तैयार होके बाहर आप निकल रहे हो। बार बार घर में बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। तुम्हें क्या पड़ी है अपनी इलेक्शन को करने की? जब तक हमारा देश हेल्थ के मामले में आगे नहीं आएगा, गवर्नमेंट इसको टॉप प्रायोरिटी नहीं देगी, ये इलेक्शन, ये जो इनके धंधे हैं, जितना भी काम है, टोटल फेलियर है। और उसका कोई फायदा नहीं जब तक इंसान जिंदा नहीं होगा। तो ये इनका क्या फायदा होगा, आप बताओ? इलेक्शन रैलियों का क्या फायदा हो रहा है? लोग तो जी, मर जी। रहे हैं, इससे जी, ज्यादा आपकी मैं बात कुछ नहीं कह सकती। जी, बहुत क्योंकि शुक्रिया। बहुत मैं दुख लगता है बार बार यही बातें करके, बहुत दुख लगता है, मैं बहुत दुख लगता है। जी, बहुत शुक्रिया आपको। मैं संतोष साहू जी के पास फिर दोबारा जाना चाहूँगा। संतोष साहू साहब, जिस जी। दिन से मद्रास हाई कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन ही इस कोरोना की महामारी को जिम्मेदार है, उसके ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जो है वो इस आवाज को उठा करके इनको फटकार लगाई है और जिस ढंग से अभी हम लोग सभी लोगों की बातें सुन रहे थे, तो आज के परिस्थितियों में ये जो तमाम जो कार्यप्रणाली है, जिसको केंद्र सरकार की जो एक नैतिक दायित्व होना चाहिए भारतीय संविधान के आधार पे, जिस संविधान की ईश्वर की शपथ खा करके इन लोगों ने देश की एक-एक जनता की सेवा करने की कसमें खाई, आज वो कहाँ गया है? संतोष साहू साहब। मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु, चेन्नई के हाई कोर्ट के द्वारा ये सख्त जो टिप्पणी किया गया है, ये बिल्कुल भारत के संविधान में जो एक मर्यादा है, न्यायालय स्वतंत्र है, जिस तरीके से व्यवस्थापिका है ऐसे ही कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। और कोर्ट के द्वारा जो बात कही गई है बिल्कुल जायज है, वाजिब है। विश्व में जब महामारी चल रहा है तो भारत में हर तरफ हर स्तर पे चुनाव कराने का क्या जरूरत था और क्या जरूरत है। उसको पावर है, 6 महीना रोक सकते हैं, फिर 6 महीना आगे बढ़ा सकते हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और वो भारत का निर्वाचन आयोग कोविड-19 महामारी के समय में पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अलग अलग राज्यों की चुनाव, स्थानीय निकाय की चुनाव, ये सारा चुनाव करा के जो लोगों को इकट्ठा किया गया है और ये बिल्कुल सामूहिक नरसंहार का मामला है, सामूहिक नरसंहार करने जैसा ये मामला है। और अगर इस देश में चारों तरफ कोविड-19 के कारण अगर लोग जान गंवा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भारत का निर्वाचन आयोग है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक देश नहीं है, भारत संघ शासित देश है। जब भारत को भारत बनाया गया उस समय हमारे राष्ट्रीय गान में भारत में 7 राज्यों का नाम आता है, पंजाब, गुजरात, द्रविड़, उत्कल, बंग, मराठा। 7 राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में था, 565 संस्थानिक राजाओं के नियंत्रण में था और बीच भारत का बीचों बीच और पूर्वोत्तर भारत आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व था, जिसको ना मुगल हरा पाए थे ना मराठा भी उनको परास्त नहीं कर पाए थे। तो भारत संघ शासित देश है और राज्यों से बिना राय सलाह मशविरा किए हुए इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, ये भारत के संविधान का घोर उल्लंघन है। हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है वो बिल्कुल जायज है, वैध है। भारत के निर्वाचन आयोग आज के इस महामारी के लिए जिम्मेदार है। सभी
उससे जुड़े हुए संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनके ऊपर FIR, मानव नरसंहार का FIR होना चाहिए, सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आप पूरे देश को बंद करके रखे हो, दूसरे तरफ आप चुनाव करा रहे हो, धार्मिक आयोजन बड़े बड़े आप करा रहे हो। आप इस देश के लोगों के साथ आखिर क्या करना चाहते हो? आप नस्ली लड़ाई, नस्ली भेदभाव बंद करिए। ये भारत के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ भारत सरकार जो खिलवाड़ कर रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं इस मौके पे मद्रास हाई कोर्ट से जो बात कही गई उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम की अंतिम समाप्ति की ओर है। मैं सभी मेहमानों को संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए अंतिम विचार के रूप में अपनी निवेदन करना चाहूंगा। रोशनी जी, आज के इस डिबेट को लेकर जो अभी तमाम लोगों की डिस्कस की बातों को आपने सुना और उस पर अपनी संक्षिप्त प्रक्रिया हमें दें। हेलो, मेरे से बोल रहे हैं? मैं सुखदेव सिंह जी लॉन्च के पास जाना चाहूंगा। सुखदेव सिंह जी, करना चाहता हूँ, कार्य नहीं करती, वी शुड बी रिस्पांसिबल फॉर आवरसेल्फ। हमें मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेकर, जो भी सोशल मीडिया पे हमें प्रिकॉशंस चाहिए, घरों में रहना, मास्क पहनने, आले दुआले कहीं जाना नहीं है, और जो देसी दवाई है उनके इस्तेमाल करके अपनी रक्षा आप करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अमीनेश्वर कौर जी जो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी अंतिम संदेश हमारे देखने सुनने वालों को दे। मैं भी सुखदेव सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूँ। बचाव में ही बचाव है। गवर्नमेंट कुछ भी करे, उसने जनता के लिए कम सोचा है और अपने लिए ज्यादा सोचा है। हमें अपना बचाव खुद करना है, क्योंकि अब आपदा आपत्ति है तो अपने आप को बचा के रखना है। मास्क लगाओ और खुली हवा में बाहर न, मतलब कि खुली हवा में तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कहते हैं एयरबोर्न डिजीज है, और घरों के अंदर ही रहिए, एक्सरसाइज करिए। एक मिनट, एक तरफ तो कहते हैं मास्क लगाओ, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाते फिर कहते हैं ऑक्सीजन की कमी आ गई इसमें। अरे किधर हो आप लोग? हो किस साइड में? मतलब मास्क लगाने जब अंदर इंसान की ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी अंदर आएगी। अब हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो ये डबल गेम कहाँ चल रही है? इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये पूरा सोच समझ के जो स्कैंडल चल रहा है, मानव तस्करी चल रही है। जो बोल रहे थे भी जो इनके राज फिलहाल सरकार में बैठे हैं, इनके ऊपर FIR केस होना चाहिए इनके ऊपर, और आने वाले वक्त में जो देखेंगे ना क्या बनना है। लेकिन ये जो अगर ये थोड़ा ध्यान दे कि मास्क भी लगाओ, ऊपर से सैनिटाइजर भी यूज करो, वो सारी बीमारी की जड़ है। तो फिर जब ऑक्सीजन घट जाएगी ऑटोमेटिकली, उसका फिर वहाँ हॉस्पिटल में उसे ऑक्सीजन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, फालतू इंजेक्शन भी मतलब जब आदमी का अंदर से खराब हो चुका तो इंजेक्शन कहाँ उसको मतलब खत्म ही करेगा फिर वो। तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल तो मास्क घटा देगा अपना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है ना, जो चल रहा है वो षड्यंत्र से सावधान है, वो अपने जो अपने आप संभाले, इतना ही ध्यान रखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में रोशनी जी से मैं चाहूंगा कि आज के इस डिबेट को लेकर जो अभी इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं लोगों ने अपनी विचार व्यक्त किए, आपका क्या कहना है रोशनी जी? सर जी, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। ये घपलेबाजी हो रही है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भरपूर दिखाई जा रही है, दवाइयाँ गायब हो रही हैं, रास्ते में ही सोनीपत पानीपत पे ही ऑक्सीजन के ट्रक गायब हो रहे हैं। ये सच्चाई है। हम सबने जो बातें करी हैं उसमें 100% सच्चाई है। हमारे साथ ये धोखा हो रहा है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी भारत में सब खत्म हो जाए, कुछ ना बचे, जो बचे सिर्फ अंबानी, अडानी और मोदी। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में आप सब लोगों ने अपनी कीमती समय दिया। अनिमेश्वर कौर जी दिल्ली से, रोशनी जी दिल्ली से, संतोष साहू जी छत्तीसगढ़ से, आयमन रिजवी साहिबा, सुखदेव सिंह लान साहब जो लुधियाना से, सभी मेहमानों का आप लोगों ने अपनी कीमती समय देकर अपनी कीमती विचार व्यक्त किए। अंतिम में संतोष साहू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे।
मैं आखिरी में हमारे प्यारे देशवासियों को बस ये कहना चाहता हूँ, अपने अपने घरों में जो भी नमक रोटी है उसे हम घरों में ही रहकर खाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें और हम किसी भी तरह का भीड़ भाड़ जगह पे न जाएं। अभी जो संकट आया है वो बहुत कम दिनों में दूर हो जाएगा, पर जो भी हमारे पास घरों में है उसे ही अपने परिवार के साथ किसी तरीके से उसी पे हम जीवित रहें। हमें कोविड-19 के फिर भी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है और हमें अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। आप सब सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जी, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े रहने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, वाहेगुरु जी नमो की बुद्धाय। फतेह।